नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। और करंट अफेयर्स की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की। मैंने मंथली करंट अफेयर्स भी आप लोगों के लिए यूट्यूब पर उपलब्ध करा दिया है। साथ ही पर डे का करंट अफेयर्स भी हम लोग कर रहे हैं। तो करंट अफेयर्स को किस तरीके से करना है, कितना समय हमें उसे देना है और किस तरीके से उसको प्रिपेयर करके हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। करंट अफेयर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन चुका है अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और अगर आप इसे इंग्लिश में भी लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप उस पर जाकर इसे इंग्लिश में और हिंदी दोनों में उड़ान एकेडमी आपको ये अवेलेबल करा देगी और इस तरह आपको टेलीग्राम पे ये दोनों मिल जाएंगे लैंग्वेज में। साथ ही 22 जुलाई का करंट अफेयर्स हम लेकर आते हैं। ज़्यादा समय करंट अफेयर्स पे बर्बाद ना करते हुए पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। साथ ही जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे और इसके साथ ही आप लोग मंथली वाइज भी करंट अफेयर्स करके अपनी तैयारी को और बेहतर दिशा दे सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे लेकिन तैयारी होगी आपकी बेहतर। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग अपना करंट अफेयर्स। 22 जुलाई 2026 का जो करंट अफेयर्स है इसकी अगर हम बात करें तो इस समय जो करंट अफेयर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है वो क्या है। पहली चीज, नेशनल या राष्ट्रीय घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित कर दिया गया है। और ऐसा पारित करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन बन गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूसीसी। क्या होगा, ये सभी भारत के नागरिकों को समान अधिकार देगा जिसके तहत भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने जीवन में एक ही विवाह कर सकता है। और हाँ, जो विवाह वो करेगा वो अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता जब तक पत्नी की मृत्यु ना हो जाए या फिर किसी कारणवश जो है तलाक की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। लेकिन तलाक लेना भी अब सिर्फ तलाक 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 कहने पर नहीं होगा बल्कि तलाक की वास्तविकता को जानकर ही कोर्ट अपना निर्णय देगा। साथ ही इसमें लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये यूसीसी किस पर लागू नहीं होगा, तो ये अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। तो हम बात करते हैं कि चौथा जो राज्य है वो बन गया है मध्य प्रदेश। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड 21 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश की विधानसभा के द्वारा इसे पारित कर दिया गया। पहला राज्य जिसने इसको पारित किया था वो था उत्तराखंड। यानी उन्होंने बोल दिया भैया हमारे पास तो एक ही उत्तर है यूसीसी, तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद गुजरात और गुजरात के बाद असम ने इसको लागू कर दिया था। यानी ये क्रम पूछा जा सकता है कि पहले किसने चालू किया, फिर किसने किया और अब चौथा कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश। साथ ही विवाह और तलाक के पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन 1 महीने में पंजीकरण कराना होगा। बहु विवाह पर रोक लगा दी गई है और अनुसूचित जनजाति के समुदायों को इस दायरे से बाहर रखा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, याद रखिएगा। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो जिस पर मैं स्टार बनाता चलूं याद रखना वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन, पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी ऑर्बिक्यूलर चट्टान कहां पाई गई है। तो ऑर्बिक्यूलर चट्टान किस राज्य में पाई गई है, तो ये चट्टान पाई गई है भैया दिल में रहती है। ऑर्बिक्यूलर चट्टान मध्य प्रदेश में पाई गई, मध्य में पाई जाएगी चट्टान। कहां पाई जाएगी चट्टान, तो मध्य में पाई जाएगी, तो मध्य प्रदेश में मिली है। यह चट्टान शिवपुरी के पिछोर क्षेत्र के कुटावाली गांव के पास ये चट्टान पाई गई है जो ऐसे छिद्र के रूप में है। ये लगभग 2.56 अरब वर्ष पहले यानी कि न्यू आर्कियन युग की ये चट्टानें हैं। तो पूछा जा सकता है कि किस युग की चट्टानें हैं ये, तो न्यू आर्कियन युग की चट्टानें हैं ये। और क्रिकेट के गेंद या बैट के छल्ले जैसी जो है, पेड़ के छल्ले जैसी दुर्लभ गोलाकार जो है ढांचे में बनी हुई है, यानी कि देखिए गोलाकार बनी हुई है ढांचे में चट्टानें। साथ ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पिछोर क्षेत्र की कुटावली गांव में मिलने वाली इस तरह की ऑर्बिक्यूलर चट्टान मध्य प्रदेश में पूरे पृथ्वी पर दूसरी है और पहली
ऑस्ट्रेलिया में है। और इस तरह ये चट्टान मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुरानी चट्टानों को जब ये अर्थ बन रही होगी तब ये चट्टानों का निर्माण हुआ होगा। और इस तरीके से भारत का जियोलॉजिकल सर्वे जीएसआई की स्थापना 1851 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलकाता में है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से डिफरेंट पूछे जाते हैं, इसलिए हम सभी करंट के क्वेश्चनों को करेंगे जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो चलिए चालू करते हैं हम। ठीक है, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और थर्ड नंबर पर राष्ट्रीय घटना चक्र पर आते हैं। राष्ट्रीय घटना चक्र की अगर बात की जाए तो इस समय और क्या क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन और है, यह है कि दुनिया में सबसे बड़ा दही निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भैया दही निर्माण संयंत्र जो स्थापित किया जाएगा वो किया जाएगा वेस्ट बंगाल में। अब भैया कैसे याद करें वेस्ट बंगाल में किया जाएगा? तो वेस्ट बंगाल में ऐसे किया जाएगा क्योंकि भैया अब वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी थी, जिनका एक लंबे समय से वहां पर मुख्यमंत्री थी, उनका अब बीजेपी ने दही जमा दिया है। अब ममता बनर्जी का दही नहीं जमेगा पश्चिम बंगाल में, बल्कि बीजेपी का दही जमेगा पश्चिम बंगाल में। इसलिए बीजेपी ने सबसे बड़ी दही निर्माण संयंत्र कहां लगा दिया है? पश्चिम बंगाल में लगा दिया है। और इस तरीके से कोलकाता हावड़ा के संकरायल फूड पार्क में अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के तहत लगाया गया है। तो अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है बंगाल डेयरी परियोजना के संकरायल फूड पार्क में इसको लगाया गया है, हावड़ा के आसपास के एरिया में। लगभग 700 करोड़ रुपए की राशि इस पर खर्च हुई है और प्रतिदिन 10 लाख किलोग्राम का दही और अन्य उत्पाद इससे बनाए जाएंगे और प्रतिदिन 30 लाख लीटर जो है इससे दूध प्रसंस्करण किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा और लगभग 1.25 लाख दूध उत्पादकों को इससे फायदा मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा दही निर्माण संयंत्र कहां लगाया गया है? ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमूल बंगाल डेयरी के तहत। यातायात में होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए योजना चलाई गई है और भैया परिवर्तन लाना होगा। परिवर्तन नहीं लाएंगे तो ऑयल और गैस जो है वो आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे, इसलिए परिवर्तन लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे परिवर्तन ऑयल और गैस का? तो ऑयल और गैस का परिवर्तन हम तब लाएंगे जब हम दूसरा उपचार अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे? तो हम अपनाएंगे ग्रीन एनर्जी अपनाएंगे। हम जो है मुख्य रूप से BS6 मानकों के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग करेंगे और इस तरीके से वायु प्रदूषणों को कम करने के लिए 9,585 करोड़ रुपीस और केंद्र सरकार की 5041 करोड़ रुपए का इसमें अनुदान होगा, जिसमें पुराने ट्रकों और बसों को हटाकर नई दिल्ली में, कहां पर? नई दिल्ली में लाया गया है परिवर्तन और BS6 मानकों के आधार पर इथेनॉल, ठीक है, और मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो परिवर्तन योजना जो है वो याद रखिएगा, नई दिल्ली में चलाई गई है, जो BS6 मानकों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक और मुख्य रूप से लाने की बात कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय झंडा दिवस, तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा। तो झंडा जो रहेगा ऊंचा वो रहेगा 22 पे, तो 22 जुलाई यानी 22, तो झंडा ऊंचा रहे हमारा 22। ठीक है, गाना बजा देना भैया 22। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव रखा और पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया था। तो भैया झंडा कब बनेगा? 22, तो 22 जुलाई को बनेगा।
लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि भी है और लोकमान्य तिलक की 106 नंबर की पुण्यतिथि पर अजीत डोभाल को दिया गया है भैया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तो सब जानते हो भैया धुरंधर मूवी देखने के बाद। अजीत डोभाल को है, आर माधवन का रोल किया था, आर माधवन ने रोल किया था इनका। तो अजीत डोभाल जी तिलक करते हैं आपको कि आपने लहारी में खत्म कर दिया था पाकिस्तान के गुंडों को। तो भैया अजीत डोभाल को तिलक किया जाएगा। तो लोकमान्य तिलक अवार्ड किसको मिलेगा? डोभाल साहब को मिलेगा, अजीत डोभाल को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। ठीक है, क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए हम लोग इसे धीरे धीरे याद करेंगे जिससे कि आप लोगों को ये बनता रहे। चलिए पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं। 7वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 में कृषि नेतृत्व पुरस्कार किसे दिया गया? तो कृषि नेतृत्व पुरस्कार गुजरात को मिलेगा, क्योंकि भैया बागवानी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए उसने कृषि नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त कर लिया है। तो भैया गुजरात में यही मिलेगा कृषि क्षेत्र में। 14 दक्षिण एशियाई खेल कहां पर हुए? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोच भी नहीं सकते हैं कि पाकिस्तान बेशक गरीब टाइप का देश कोई एशियन गेम भी करा सकता है, लेकिन 14वें एशियाई खेलों का आयोजन जो है वो पाकिस्तान में कराया गया। बेचारे को कुछ तो दे दो यार, कुछ तो कर ले वो। तो एक काम करो यार, एक दक्षिण के जो एशियाई देश हैं उन्हीं का करा दो, कम से कम कुछ तो कर ले बेचारा गरीब। तो दक्षिण एशियाई खेल खिलाए जाएंगे, जिसमें 8 देशों के लगभग 3,500 जो हैं से अधिक एथलीट और 27 खेल आयोजित होंगे। पाकिस्तान में इसके पहले भी 1989 और 2004 के में इस्लामाबाद में दक्षिण एशियाई खेल हो चुके हैं, और पहले दक्षिण एशियाई खेल 1984 में काठमांडू में हुए थे। तो भैया पहले दक्षिण एशियाई खेल जिन्हें हम जो हैं काठमांडू यानी नेपाल में हुए। अब इसके बाद कहाँ पर होंगे? अब जो प्रेजेंट टाइम पे होने वाले हैं वो पाकिस्तान में होंगे। तो मुख्य रूप से ये याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पाकिस्तान जैसा भैया देश सेफ गेम करा लेगा कि नहीं करा लेगा, डाउट है भैया खिलाड़ियों को भी। ठीक है, तो ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना है? तो प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाएगा किसको? तो प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाएगा नॉथन स्मिथ को। तो नॉथन स्मिथ जो हैं वो प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। ठीक है, आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं, यानी नाथन मंथ न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं या नाथन मंथ चुने गए हैं। महिला वर्ग में इंग्लैंड की बल्लेबाज डैनी वाइट हॉज को सुना गया है। तो हॉज और नाथन को सुना गया है भैया आईसीसी का मंथ ऑफ द ईयर। 99वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो रतनवेल बन गए हैं। तो रतनवेल यानी वीएस रतनवेल को बनाया गया। अब रतन दूर नहीं है, अब रतन 100 दूर नहीं है। तुम बेहतरीन खेले, 99 पे आ गए रतन। ठीक है, तो याद करने का तरीका है कुछ, थोड़ा सा हंसी मजाक में याद करेंगे तो याद हो जाता है। तो भैया रतन ने बोल दिया टेंशन मत लो, 99 में ले आता हूँ, 100वां कोई ना कोई लेके आ जाएगा, रतन बना देगा इसका डायमंड। ठीक है, चलिए आरएसएस ने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है आरएसएस एट द 100 ए सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेल्फनेस। ये पुस्तक जो है वो किसके द्वारा विमोचित की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये पुस्तक याद रखिएगा। ये पुस्तक भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा जो है इसका विमोचन किया गया, और इसे 2 लोगों ने लिखा है। आरएसएस वालों को भैया बहुत बहुत बधाई, शाम के समय हमें अनुपम दृश्य दिखा दिया आपने। तो श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी, तो श्याम अनुपम दोनों ने आरएसएस एट द 100 लिखी है, और ये आरएसएस की 100 वर्ष की यात्राओं पर आधारित रखी गई है। ठीक है, पॉलिसी बाजार के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अमिताभ बच्चन। पॉलिसी बाजार 2008 में, और इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। इसका मतलब है परिवार सबसे पहले। और पॉलिसी बाजार ने 2047 के सभी के लिए बीमा जैसी नियामक संस्था जो है एडा, उसका ये मानना है कि इससे सभी व्यक्तियों का बीमा हो पाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पॉलिसी बाजार के कौन बना दिए गए हैं? तो पॉलिसी बाजार के बनाए गए हैं अमिताभ
बच्चन। हैं हैं, क्या बात कर दी है। चलिए अगला आते हैं हम लोग। 30 नंबर का एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ चुके हैं हम लोग पहले भी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है 30 नंबर का, और वो क्वेश्चन है पिंच ब्लैक। पिछली क्लास में भी मैंने आपको याद कराया था, पिंच पिंच कहां पर होगी, यानी पिच कहां पर होगी, तो पिच होगी ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में होगा। और भारत में 21 से अधिक देश मिलकर 100 से ज्यादा विमानों को इसमें दिखाया जाएगा। तो पिच ब्लैक 2026 कहां पर होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो चलिए एक बार फटाफट हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं, और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये याद होगा, याद हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। ठीक है, तो फटाफट रिवीजन करते हैं, जिससे कि आपकी क्विक रिवीजन से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले समान नागरिकता लागू करने वाला यूसीसी वाला चौथा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद कौन होगा, उत्तराखंड होगा। पृथ्वी की दूसरी सबसे बड़ी ऑर्बिक्यूलर चट्टान कहां मिलेगी, हृदय में मिलेगी, मेरे चीर के देख लो, ऑर्बिक्यूलर मिलेगी तो मध्य प्रदेश में मिलेगी। ठीक है, तो कहां मिलेगी, मध्य प्रदेश में। पहली कहां मिली थी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा दही जमा दिया पश्चिम बंगाल में, आ रहे भैया बीजेपी ने दही जमा दिया ममता बनर्जी का। यातायात में होने वाले वायु प्रदूषण को रोकना है तो दिल्ली में परिवर्तन योजना लेकर आओ। ठीक है ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, टू 22 जुलाई को। लोकमान्य तिलक, तिलक कर दो अभी जो 2 बाल का, उन्होंने देश में धुरंधर जैसी बेहतरीन। ठीक है, 17 कृषि नेता, तो कृषि तो आजकल गुजरात में ही हो रही है भाई। भैया चौथे 14 दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा, तो कहीं नहीं होगा भैया, पाकिस्तान गरीब को दे दो, कुछ तो करा ले यार, वो तो दक्षिण एशियाई गेम करा देंगे हम पाकिस्तान को। ठीक है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो नॉर्थन और वॉइस को चुना गया है, हॉच को चुना गया है। 99 गेंद मास्टर जो बना दिया रतन नेव को बनाया गया, रतन वेल को। आरएसएस 100 सेंचुरी, ये भैया अनुपम और कौन लिखेगा, तो श्याम जॉर्ज लिखेंगे, जॉर्जो लिखेंगे। पॉलिसी बाजार के कौन बन गए, अमिताभ बच्चन बन गए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप हमारा उड़ान शिक्षा ऐप जो है ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। उड़ान एकेडमी ऑफलाइन मोड पर अपने कोर्सेज चलाती है, जो कि मुख्य रूप से इंदपुरी भोपाल में हमारी क्लासेस हैं। अगर आप चाहें तो ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके तहत आप जो हैं वो एमपीपीएससी का न्यू बैच भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो टीचर्स आप लोगों को पढ़ाते हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस हैं, और आपका जो एमपीपीएससी का सपना है वो बेसिकली तैयार करने के लिए उड़ान एकेडमी हमेशा आपके साथ है। तो उड़ान एकेडमी के तहत आप जो हैं एमपीपीएससी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप एमपीएसआई, एसएससी, रेलवे, व्यापम और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपकी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकती है। तो आप हमारा ऑफलाइन बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अभी हमारा एमपी कांस्टेबल का भी एक बैच 10 अगस्त से चालू होने वाला है, और इस तरीके से जिन जिनको वर्दी पहनने का सपना है, जो 12th पास कर चुके हैं, उन बच्चों के लिए भी हम जल्दी से ही एक बैच लॉन्च करने वाले हैं 10 अगस्त को। तो साथ ही पूरा डेडिकेटेड बैच होगा, इसका मोटिव भी होगा बच्चों को जो उनके सपने हैं उनको साकार करना। तो इसी के साथ मैं आपको वापस मिलता हूं नेक्स्ट डे की क्लास के साथ। तब तक बने रहिए उड़ान एकेडमी के साथ और अपनी तैयारी को करते रहें बेहतर। जय हिंद, जय भारत।